चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड HCF of 65 and 117 and express it in the form of 65m plus 117n। ठीक है, तो आपको इसका HCF निकालना है और उसको आपको लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैंने लिखा है 65m plus 117n। यहाँ पर इसकी जगह लिख सकता है एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, और या फिर आपको ये दे देगा और आपसे बोलेगा कि m और n की आपने वैल्यू निकालनी है। अभी कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, वहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसके HCF आपको निकालना है और इसका वो भी लिखना है यूक्लिड वाले फॉर्म में जो लिखते हैं हम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो सबसे पहले आपने 117 को किया होगा, इससे डिवाइड पे कितना आया 117 को 65 से 65 बन जा 65 2 42। तो डिविडेंड है 117, डिवाइज़र है 65, क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर है 42, है ना। फिर 42 से आपने 65 को डिवाइड किया होगा, 42 बन जा 42। सॉरी 52 है, 52। तो आपका ये 13 आ जाएगा। अब की बार डिविडेंड है 65, डिवाइज़र 52, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 13। फिर 13 से आप 52 को डिवाइड करोगे, 13 4 जा 52 आ गई ना, रिमाइंडर 0। डिविडेंड है 52, डिवाइज़र 13, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 0, है ना। अब आपने क्या करना है कि ये जितने भी आपके रिमाइंडर्स आए हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी, मतलब इनको यहाँ पर अकेला छोड़ना है, इनके साथ के आपकी जितने भी लेफ्ट हैंड साइड इनको यहाँ भेजना है। ठीक है, तो इसके साथ का ये प्लस का, तो यहाँ आके माइनस का, 13 के साथ का प्लस का, यहाँ आके माइनस का। ठीक है, बस इस वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ चुका है उस वाली लाइन को लेंगे, बस इसको लेना है। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बताइए क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आंसर हमें इस फॉर्म में लेना है, 65 और आपका 117। ठीक है, 117 ऊपर वाले में आ चुका है, 65 इसमें आ चुका है, तो हमें नीचे वाले की लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला उस वक्त लेंगे अगर इनमें से कोई आपका एक आ रहा होगा तो। ठीक है, हमें आंसर इसकी फॉर्म में लेके आना, 65 प्लस आपका 117। तो 65 आपका इस वाले में आ चुका है, 117 इस वाले में आ चुका है। ठीक है, हमें इतना क्लियर है बस। अब देखिए, ये 65 तो आपको आंसर में चाहिए ना, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये तो आंसर में लेके आना है माइनस। ये 52 नहीं चाहिए आपको आंसर में, तो इसको हटाना पड़ेगा। 52 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, 52 की वैल्यू कितनी आई है, 13 इंटू 4 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई में कर देना, वापस से वही आ जाएगा।
इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे 13 इंटू 4, ये पूरा 1 से इंटू का तो ये आएगा। अरे नहीं नहीं सॉरी 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 मिस्टेक, इस लाइन का तो यूज ही नहीं होगा, सॉरी सॉरी। अरे ये क्या, तो हमने ये दोनों लाइन लिखी थी ना, ठीक है। अब देखिए 65 तो आंसर में आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब आपको आंसर में कितना चाहिए 117, तो आपको 52 हटाना पड़ेगा। 52 की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे, ये कितनी 52 की वैल्यू 117 माइनस 65 इंटू 1, ठीक है। अब ये माइनस का 117 माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1, इसकी प्लस टू में कितना 13 था शायद, है ना। अच्छा इसका एचसीएफ भी तो नहीं निकाला हमने, इसका एचसीएफ कितना था 13। चलिए अब एक 65 इसमें, एक 65 इसमें, तो दोनों में से हम क्या लिख सकते हैं, 65 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी 1 कॉमन लेना है, सबको आता होगा ना। एक 65 इसमें, एक 65 इसमें, आपने दोनों 65 को क्या लेना है कॉमन, और यहाँ क्या बचा आपके पास माइनस का 117, बस आपको आंसर में 65 और ये 117 चाहिए था, दोनों आ गए, ठीक है। तो 65 ये आपका 1 + 1 आपका 2 आ गया, है ना। अब जरा इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ पर m के साथ कितना है, यहाँ पर 65 के साथ कितना इंटू है m, और यहाँ पर 65 के साथ कितना इंटू, तो m की वैल्यू 2, यहाँ पर 117 के साथ कितना इंटू m -1, यहाँ प्लस का 1 आ रहा था ना, यहाँ माइनस का 1 आ रहा था, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 and 72 and express it in the form of 56x plus 72y। इसमें इसका तो डिविडेंड 72, क्वोशिएंट डिवाइजर 56, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 16। यहाँ पर 8 आएगा, तो है आपके पास किसने ये नहीं है 348 हो रहा तो क्या थी वो जब पावर ना तो से मिल रहा है 48, मेरे को गलत बताते हैं। हाँ डिविडेंड 58 डिवाइजर 16, रिमाइंडर फिर 8 से अभी बचे यार अब डिविडेंड 16 है, डिवाइजर 8, क्वोशिएंट, तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करने पे ये 0 आ रहा है, तो उसके एचसीएफ 8 हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये जो आपके पास ये रिमाइंडर्स हैं, आपने इनको राइट हैंड उसमें रहने देना साइड में, बाकी की ये जो हैं इनको यहाँ लेके आना है। अभी मेरा खुद गलत है। ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं, देखो आपको आंसर में 56 और ये 72 लेके आना ना, तो देखिए 72 और ये 56 यहाँ पर आ चुके हैं, ये वाला 0 वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो 56 सही है, ये तो आंसर में आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना आपका 16, तो इसको हटाने के लिए ऊपर वाला, जिसकी ऊपर वाली लाइन है उसमें ऑलरेडी इसकी वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 16 की जगह कितना रख सकते हैं 72 माइनस 56 इंटू 1, और बाहर से इंटू 3 तो है ही, ठीक है। 56 इंटू अभी 3 आपका एक बार 72 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और एक बार 56 इंटू 3 इंटू 1, 3 बन जाता है। अब एक 56 है, एक 56 है,
एक 56 एक 56 है, 56 को क्या ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3। इसके इंटू में कुछ नहीं है ना, जिसके इंटू में कुछ नहीं होता उसके इंटू में 1 होता है, और इसके इंटू में 3 है तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, यहाँ प्लस का साइन तो लगा दिया, और यहाँ -72 इंटू 3 बच गया आपके पास। तो ये कितना आ गया, 56 इंटू 4 आ गया, और ये -72 इंटू 3 आ गया। आगे नहीं सॉल्व फॉर्म में आपको आंसर में ये लाना था 56 एंड 72, तो ये आ गया, 56 भी आ गया, 72 भी आ गया। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 56 के साथ कितना इंटू x, और यहाँ पर 56 के साथ कितना इंटू है 4, तो x की वैल्यू 4। यहाँ पर 72 के साथ कितना इंटू है y, और यहाँ पर 7 माइनस कर, यहाँ प्लस का है ना, और यहाँ माइनस का आ रहा है, तो आपको यहाँ माइनस कर देना। ठीक है, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। चलिए, ये आपको फैक्टर, ये ट्री दिया, आपने मिसिंग बॉक्सेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो अगर आपने राइट हैंड साइड की मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ वाले को क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई, और अगर आपने लेफ्ट हैंड जो साइड की वैल्यू निकालनी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इसकी वैल्यू निकालनी है 5 है। अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, इसका और इसका रिजल्ट होगा ना, इसका और इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको इसको और इसको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। 1176 को यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है इससे डिवाइड, कितना आ रहा है 588। ठीक है, फिर आपको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको इससे डिवाइड करिए, सॉरी, या तो इसको इससे, हाँ इसको इससे डिवाइड कीजिए, या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, तो इसको इससे डिवाइड कर लो ना, 294 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 147। हाँ, यहाँ पर 49 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, आपको बनाना है। बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अच्छा, एलसीएम निकालना सबको आता है ना, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसे जैसे इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखिए if HCF and LCM of 306 and 657, sorry LCF, if HCF of 306 and 657 is 9, find their LCM। ठीक है, वैसे तो आप इसका एलसीएम अलग से निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना वैसे, और वरना इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF आपको दिया हुआ है 9, एलसीएम आपने निकालना है ना, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 306 मल्टीप्लाई 657, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके तो 9 ये होगा 34 जा, तो 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो इस बार कमेंट पे ना दीपिका दीदी जो भैया उन्होंने क्या लिखी स्टैंडर्ड मैथ्स है उनकी, तो मैथ्स ना की कौन सी है उसमें पूछ रहे हैं ना 22338। हाँ अच्छा, हाँ
जब यहाँ हो जाए अबे कर लिए हैं। ठीक है। हाँ मैं कर लिया डबल 2 डबल 3 है। अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें ये आपसे क्या होता है आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, जैसे √4 है, क्या ये आपका रैशनल है इरेशनल है? रैशनल है, क्योंकि √ के बाहर वैल्यू आ सकती है ना 2। ठीक है, √5 क्योंकि √ के बाहर नहीं आ सकता ना। आई बात समझ में? जो √ के बाहर आ सकता है वो रैशनल, और जो √ के बाहर नहीं आ सकता उसका आंसर वो इरेशनल। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया उसने 1.7242727242 ये रैशनल है इरेशनल है? इरेशनल वाले हाथ उठाएं। इतना समझ नहीं है, मैं नहीं करी बात। अरे रैशनल है इरेशनल है? किसकी किसकी? √2 की वैल्यू कहाँ लिखा मैंने? √2 √2 की वैल्यू 1.414 1.732। 1.72 कोई वैसे इसके आगे की वैल्यू भी होती है, वैसे इसके आगे भी होता है, लेकिन उसका ये बताइए ये रैशनल या फिर इरेशनल है? रैशनल वाले हाथ उठाएं। तो बाकी इरेशनल वाले हैं फिर? अरे यहाँ पे देखिए, अगर ये पॉइंट के बाद अगर एंड आपका नहीं हो रहा या ये आपका आते जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये आपका पॉइंट के बाद यहाँ पर एंड हो जाता, अगर ये पॉइंट के बाद आपका डॉट 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 अगर नहीं लिखा है तो ये सीधे सीधे आपका रैशनल। ठीक है, अब अगर ये डॉट डॉट आ रहा है तो ये रैशनल भी है इरेशनल। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे जिसमें ये आपका एंड नहीं हो रहा है तो ये रैशनल है इरेशनल? अगर इसमें आपका रिपीटिशन हो रहा है तो ये रैशनल होगा, और इसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो ये इरेशनल हो रहा है। क्या इसमें रिपीटिशन हो रहा है? देखिए 7242 7242 7242 रिपीटिशन हो रहा है ना, रैशनल। या फिर इसी को वो क्या कर रहा है, जिस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन यहाँ किसका हो रहा है 7242 का ना, उसके ऊपर ये लगा सकता है बार। ठीक है, बार का मतलब आपका वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट मतलब वो रैशनल है। और मान लो अगर वो 0.834012940678 ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एंड भी नहीं हो रहा है और ये ठीक है। चलिए इसमें अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये बुक दीजिए जरा। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो इसी एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5th है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। ठीक है, इस 6 की पावर n है, ठीक है, क्या इसमें n की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसको रखने पे ये इसके आखिरी में 0 आ सकता है? फॉर एग्जांपल चलिए इन्होंने बोला 5, तो 6 की पावर 5, तो इसको 6 × 6 × 6 × 6 × 6 कर लेते हैं। ठीक है, 16 ये आपका होता है 216, ये होता है 36, लास्ट में 6 है, आखिरी में 6 आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके 0 में उस देखो किसी के भी लास्ट में 0 उस वक्त आएगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे। ठीक है, अगर आप इसका
प्राइम फैक्टर करोगे तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएंगे? सिर्फ 2 और 3। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा ना, ठीक है। सिर्फ उसी के एंड में आपका 0 आ सकता है जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे। तो इसमें तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ना। हाँ लिख लीजिए फिर तो थोड़ा क्या फायदा ये डन सिग्मा आएगा नहीं। लिखो, ठीक है। मेहनत तो करनी ही नहीं है। As we know that number ending with digit 0 should contain 2 and 5 ये ऊपर का एग्जांपल नहीं देना पड़ेगा। no both as prime factors in 6 की पावर n। 6 को आप निकालोगे, इसको आप ये लिख सकते हो ना 2 into 3 होल पावर n। तो ये n आपका दोनों में लग जाएगा 2 की पावर n into 3 की पावर n। देखो इसमें आपका 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। Since it does not contain 5 as a prime factor, therefore 6 की पावर n cannot end with digit 0, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको वो ऑप्शन में देते हैं, मान लीजिए ये दे दिया उसने, एक ऑप्शन दे दिया 2 की पावर n, एक दे दिया 3 की पावर n, एक दे दिया 5 की पावर n और एक दे दिया आपको 20 की पावर n। तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नंबर है वो जो आपका 0 में एंड हो सकता है? 20, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 0 है, ठीक है। सिर्फ वही नंबर आपका 0 में एंड हो सकता है जिसके एंड में ऑलरेडी 0 हो, ठीक है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2 into 5, इसमें आपका 2 भी आ रहा है, आपका 5 भी आ रहा है, तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके 6th क्वेश्चन में। एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आपने ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले क्वेश्चन की कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो जो डिवाइड करो, ठीक है। दो तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल और अपने से और 1 से छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। उनके सिर्फ 2 ही आपके वो आते हैं फैक्टर, एक तो 1 और एक वो खुद। एग्जाम्पल के लिए 3 आपका प्राइम फैक्टर है ना, ठीक है। तो 3 के अगर आप उसको देखो, 3 को सिर्फ एक आपका 1 ही तो डिवाइड कर सकता है और 3 खुद डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यानी प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही वो आएंगे, फैक्टर आएंगे, है ना। अगर हमको ये पहचानना है कि ये प्राइम नंबर है नहीं है तो हम उसके क्या निकाल लेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। अगर उसके 2 ही आप वो आ रहेंगे फैक्टर तो वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 11, अगर आप 5 को ले लो, अगर आप उसका 5 का फैक्टर निकाल, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 अगर आप, मैंने बोला 5 का निकालोगे, अगर आप 5 के फैक्टर निकालोगे तो एक क्या आएगा? 1 और एक क्या आएगा? खुद 5। तो ये प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। होशियारी थी, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए 12 आपका क्या है? कंपोजिट नंबर। ये आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है। यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे वो आपका
कंपोजिट नंबर, है ना? ठीक है, अब हम हाँ प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ दो ही वो आते हैं, फैक्टर आते हैं, ठीक? तो एक तो आता है 1 और एक वो खुद होता है। हाँ एग्जाम्पल के लिए 3 है ना, 3 का अगर आप फैक्टर निकालोगे 3 आपका एक आपका 1 से डिवाइड हो सकता है और एक खुद किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है? अब देखिए इसमें देखिए ये आपका कंपोजिट नंबर है या आपका प्राइम नंबर है, ठीक है? आपको पूरा बताना आता पूरा थोड़ा ना। अब देखिए यहाँ पर इंटू में 13, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर भी आपका 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13 आ रहा है ना, तो हम 13 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 13 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 7 इंटू आपका 11 बच जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, इसके इंटू में कितना था ये 13 के, ये जो लास्ट वाला 13 है, इसके साथ इंटू में कुछ नहीं है ना, तो जिसके साथ इंटू में कुछ नहीं होता उसके साथ इंटू में 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 + 1, तो ये कितना आ गया आपका 13 इंटू ये आ गया 78, है ना? अब अगर मैं इसके इंटू में एक एक्स्ट्रा 1 लगा भी लूँ तो उससे कुछ आपका असर नहीं पड़ेगा ना। अगर इसके इंटू में एक वो लगा लूँ 1, आप क्या कर सकते हो, किसी के भी इंटू में 1 लगा सकते हो, उससे कुछ आपका असर होना पड़ेगा। अगर मैंने 8 लिखा है तो 8 को मैं 8 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, 8 इंटू 1 8। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके आपके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है? तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है? सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स therefore 7 multiplied, therefore it is a composite number, ठीक है? ऐसे अगले वाले में भी यहाँ पे देखिए आपका इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है ना, तो 5 आप क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो 5 कॉमन लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ प्लस में इसके साथ इंटू में कितना है, कुछ नहीं, तो इसका इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा ना, और एक यहाँ पर आगे से इंटू में तो 5 है ही, और एक हम इंटू में 1 अपनी ओर से लगा लेंगे, तो इसके भी आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे, तो ये भी आपका एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है? एक्सरसाइज 1.4, ठीक है? इसमें ये आपको बताना है कि ये देखो ये सब आपको रैशनल नंबर्स ही दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये सब कौन से हैं, टर्मिनेटिंग हैं, और अगर या फिर अगर ये टर्मिनेटिंग हैं तो ये रिपीटिंग है या नहीं, ठीक है? ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये वाला है 13/3125, इसमें आपको बताने कि ये रैशनल आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है? टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें एक वक्त के बाद रिमाइंडर, और उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बट, हाँ, जो आपका रिपीट होता रहता है पर एंड नहीं होता, ठीक है? तो ये पता करने के लिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके जो वो हैं डिनोमिनेटर्स, जो इसके डिनोमिनेटर हैं उसके हम क्या निकाल लेंगे, वो निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है? अगर उसके फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है या फिर आपका 5 आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर उसके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आ रहा है या तो सिर्फ 5 आ रहा है, या तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है? ओनली 2, ओनली 5, या फिर बोथ 2 and 5, तो वो सीधे सीधे आपका टर्मिनेटिंग। अगर 2 and 5 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर आ रहा है, अलग नंबर, तो नहीं, अकेला 2 भी आ सकता है, अकेला 5 भी आ सकता है, ठीक है? अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरा नंबर आ रहा है, सॉरी कोई तीसरा अलग नंबर आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 1 को छोड़ के, ठीक है? तो ठीक है, इसके डिनोमिनेटर का निकालते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3125 है, तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, 625 जा, ये 5 जा, 125 जा, ये 5 जा, 25 जा, तो इसमें सिर्फ आपका 5 ही 5 आ रहा है ना, कितने 5 आ रहे हैं, इसको आप 5 की पावर 5 लिख सकते हो ना, इसमें सिर्फ आपका 5 ही 5 आ रहा है, तो ये सीधे सीधे टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है?
या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या तो 2 और 5 दोनों आए, तो ये क्या होगा? ऐसा तो लग रहा है टाइम चला गया। हाँ, 6 बजे आया भाई, 7 6 बजे आया। खाली 7 वन में तो खड़ी गई है ना मतलब। ठीक है, अगर 2 और 5 कोई नहीं तुम्हें तो बोलने टाइम ज़्यादा हो गया, पढ़ने में जाने का। वो भी सुननी नहीं कैसी है। तुम्हारे घर ही भेजता हूँ वीडियो। मेरे से लेने आती है। अब देखो, अभी बदनाम कर दिया। अगला है 64/4 55 है, देखिए जरा इसको। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ये कितना है? 455। ये भी टर्मिनेटिंग 5 तो आ ही जाएगा। 5 नहीं ना, या तो सिर्फ 5 आए या 2 आए या 2 और 5 दोनों, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। 591 जा, 713 जा, 13 1 जा, तो ये 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 के अलावा आपके दूसरे नंबर भी आ जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई सही है। पीछे टाइम मीटिंग आया कौन सा वाला? यही वाला यस। वो तो बाबा मेरे One घर point में one. घुस जा रहा हूँ। इसी के बाद भाई नहीं, ये तीसरा वाला है ना। मैं समझा कहीं का पार्ट है। थर्ड वाला है ये। हाँ भाई, तू कोई गलती नहीं की, हमने सेकंड पार्ट डाला है। ठीक है, हाँ, ये मैंने पीछे से छाप गया। अगला है 6/15 आपके पास, इसका बताइए जरा। 6/15 मैं नहीं। क्या है ये? Non-terminating. ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है ये। क्यों है जबरदस्ती? हाँ क्यों क्योंकि है? इसमें 3 और 5 आ रहे हैं। तो मैंने तो बोला था ना 5 के अलावा या तो सिर्फ 2 आए या तो 5 आए तो टर्मिनेटिंग, अगर 5 के अलावा और कुछ भी आया तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें 3 भी आ रहा है तो इसके हिसाब से तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ये। ये non-terminating। देखिए आप इसको, ये जो 15 को आप ये 3 इंटू 5 लिख सकते हो ना, तो इस हिसाब से तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि 5 के अलावा इसमें आपका दूसरा नंबर भी आ जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ दे सकते हो कि हम यहाँ से 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपका डिनोमिनेटर में से हट जा रहा है ना 3 है, बिल्कुल। अगर ऐसे हट जा रहा है, अब देखिए अब अपॉन में सिर्फ आपका क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो और इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि अगर वो हट जा रहा है तो अब